अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये जो आपका लैब मैनुअल नंबर 11 है उसके अंदर हमारी थ्रेड की सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन उसी तरह बिल्कुल हम लोग जिस तरह से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती है कि प्रोसेसेस को मैनेज किया जाए इस तरह के उनके दरमियान रेस कंडीशन ना बने। ठीक है, तो सबसे पहला आपका टास्क है कि राइट दी आउटपुट ऑफ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यूजिंग थ्रेड्स। तो हम लोग सबसे पहले वाला टास्क देख लेते हैं कि थ्रेड जो सिंक्रोनाइजेशन है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है अच्छा, सबसे पहला हमारा जो ये है pthread.h, ये हमारे पास लाइब्रेरी है जो हम लोग थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देन stdio का आपको पता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। देन है void compute thread, ये बेसिकली फंक्शन है जो यूज़ करते हैं थ्रेड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जो इस यहाँ पे हम लोग जो है थ्रेड को क्रिएट करने के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी हम लोगों ने थ्रेड क्रिएट करना है उसकी आईडी, उसका एट्रीब्यूट, उसको डिक्लेयर करवा रहे हैं। ये दो करैक्टर्स हैं जिनको हम लोग थ्रेड के थ्रू जो है वो प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, पी थ्रेड एट्रीब्यूट इनिट एट्रीब्यूट, ये हमारे पास क्या कर रही है, ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये थ्रेड्स के डिफ़ॉल्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनिशियलाइज करवा रही है। ठीक है, उनको डिफाइन कर रही है। देन ये हमारे पास लाइन है जहाँ पे हम लोग थ्रेड को क्रिएट करेंगे। पी थ्रेड क्रिएट, उसकी आईडी, उसका एट्रीब्यूट, कंप्यूट थ्रेड ये वाला फंक्शन जिसके अंदर हम लोग थ्रेड को क्रिएट कर रहे हैं। और ये थ्रेड हमारे पास ये वाला जो थ्रेड है ये हमारे पास ये वेरिएबल है, थ्रेड वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम लोग इस थ्रेड वेरिएबल को हम लोग उसके थ्रेड में पैरामीटर्स में हम लोग थ्रेड वेरिएबल दे रहे हैं। ठीक है, प्रिंट एफ हेलो, ये तो आपको पता है कि ये हेलो प्रिंट करवाएगा। स्लीप वन क्या करेगा, कि हेलो को प्रिंट करवाने के बाद थोड़ी देर के लिए वेट करेगा ताकि ये वाला थ्रेड जो है ये भी जो है एग्जीक्यूट हो जाए, फिर उसके बाद एग्जिट करवाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी कंप्यूटर थ्रेड वाले को देखें आप लोग, तो इसमें आप लोग डमी जो है ना आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, और डमी यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने थ्रेड का जो वेरिएबल रखा हुआ है वो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि थ्रेड प्रिंट होगा। अब इसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है ना वो या तो ये होगा हेलो और फिर एक लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, और देन थ्रेड। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि मेन वाला थ्रेड पहले चले और ये वाला थ्रेड बाद में चले। अब हम थ्रेड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एग्जीक्यूटेबल एक सिंगल यूनिट जो होता है ना उसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। तो ये भी तो एग्जीक्यूटेबल सिंगल यूनिट है ना, मतलब प्रिंट एफ हेलो ये भी तो हमारा एक यूनिट है एग्जीक्यूटेबल। तो ये भी एक थ्रेड है और ये भी हम लोग एक थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हमारा ये मेन वाला थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होता है तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा कि हेलो, उसके बाद एक लाइन को प्रिंट करेगा, देन थ्रेड। ठीक है, यानी कि उसके बाद ये वाला फंक्शन। लेकिन अगर हमारे पास जो है ये वाला फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होता है तो फिर हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी, थ्रेड और उसके बाद फौरन ही हेलो। ठीक है, ये हमारे पास दो आउटपुट्स हो सकती हैं। ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम। और अगर आप जो है इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए आप लोग क्या करना चाहते हैं, इसकी जगह हेलो प्रिंट करवाना चाहते हैं, डमी जो आपने वेरिएबल पास किया है इसके थ्रेड की जगह आप लोग यहाँ पे हेलो प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये हम लोगों ने हेलो वाला भी करैक्टर जो है ना उसको इनिशियलाइज करवाया हुआ ना, तो हम लोग यहाँ पे हेलो लिख देंगे। ठीक है, और अगर जो है ना लेट्स से आप जो है ना इसी हेलो को आप लोग 4 टाइम्स इसको जो है एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप चाहते हैं कि हम लोग जो है ना बस इसके प्रिंट एफ फंक्शन में जो है हम लोग वेरिएबल इसके अंदर हेलो लिख के, ये प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर हेलो लिख के तो हम लोग इसको प्रिंट करवा लें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप लोग यहाँ थ्रेड की जगह या हेलो की जगह यहाँ पे नल पास करेंगे। ठीक है, और इसकी जगह प्रिंट एफ की जगह आप लोग हेलो पास कर देंगे। तो आपका जो है आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह आप लोग वॉइड डमी ही पास करेंगे। ठीक है, अच्छा और उसके अलावा अगर आप जो है ना कोई भी लूप वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप लोग इसी फंक्शन के अंदर लूप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम लोग 4 दफ़ा प्रिंट जो है ना हेलो प्रिंट करें, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 4,
i++ और देन आप लोग नीचे लिख देंगे printf हेलो। हाँ जी, अब जी आपका म्यूटेक्स हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। तो म्यूटेक्स के बारे में आप लोगों ने जो है ना वो पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या होता है कि म्यूटेक्स एक वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू होती है, मतलब एक लॉक होता है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए, इफेक्टिवली सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है, तो म्यूटेक्स को यूज़ करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह जिस तरह आप लोगों ने पहले वाले प्रोग्राम में देखा है, पी थ्रेड लाइब्रेरी है, stdio है, वही फंक्शन कंप्यूट थ्रेड जिसके अंदर हम लोग थ्रेड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास ये कह लें कि आप जो है ना टाइप है, डाटा टाइप है, और माई सिंक हमारे पास बेसिकली वो म्यूटेक्स लॉक है जो हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये थ्रेड आईडी एट्रीब्यूट, उसी तरह से वेरिएबल्स, उसके एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करवाना, और फिर उसके बाद ये हमारे पास जो एक नई चीज़ आई है माई सिंक जो हमारा म्यूटेक्स लॉक है उसको इनिशियलाइज करवाना। यहाँ पे हमारा थ्रेड जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और थ्रेड के अंदर हमारा ये हेलो वाला करैक्टर जो है ये पास हो रहा है। ठीक है, अब हेलो वाला ये हमारे पास ये थ्रेड क्रिएट हो रहा है तो इस फंक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूट थ्रेड वाले फंक्शन पे आ जाएगा। कंप्यूट थ्रेड में फंक्शन में वॉइड डमी है, डमी मतलब जो है ना वेरिएबल पास किया जा रहा है करैक्टर जो है ना हेलो का। ठीक है, अब म्यूटेक्स लॉक एंड माई सिंक यानी कि यहाँ पे लॉक क्रिएट कर दिया गया है, और लॉक क्रिएट करने से मुराद ये है कि इस थ्रेड को ना, इस थ्रेड को हम लोग एटॉमिक बना लेंगे। एटॉमिक बनाने से मुराद ये है कि इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस जो है ना, दूसरा थ्रेड नहीं चल पाएगा। ठीक है, मतलब विदाउट इंटरप्शन ये वाला थ्रेड हमारा जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लॉक लगाने का मतलब ये है कि इसको एटॉमिक कर दिया जाए इस थ्रेड को। ठीक है, तो जी ये थ्रेड एटॉमिक हो जाएगा, ये अपना जो है ना प्रिंट करवाएगा। इसमें हम लोगों ने प्रिंट करवाना है हेलो, तो सबसे पहले हमारा हेलो ही प्रिंट होगा और उसके बाद इसको अनलॉक कर दिया जाएगा। अनलॉक करने के बाद फिर जो है ये इस नेक्स्ट वाले पे आएगा। ठीक है, अब स्लीप वन जो होता है ना, स्लीप वन जो है ना ये यूज़ होती है कि इस थ्रेड को एग्जीक्यूट होने का वेट किया जाए। ठीक है, उससे पहले पहले हमारा फंक्शन जो है वो एग्जिट ना कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर जो हमारा मेन का थ्रेड है उसके पास आएंगे। उसके पास आ क्या होगा कि उसके पास भी एग्जीक्यूटेबल यूनिट है प्रिंट एफ थ्रेड, उसने प्रिंट एफ थ्रेड कराना है। और यहाँ पे भी लॉक का मतलब यही है कि इस प्रिंट एफ थ्रेड, इस वाले एग्जीक्यूटेबल थ्रेड को जो है ना एटॉमिक बना दिया जाएगा, ये विदाउट इंटरप्शन चलेगा। ठीक है, हेलो, और उसके बाद हमारा प्रिंट हो जाएगा थ्रेड, और थ्रेड के बाद हमारी एक नई लाइन प्रिंट होगी। देन हमारा म्यूटेक्स जो है वो अनलॉक हो जाएगा, यानी कि हमारा इसके बाद अब कोई दूसरा थ्रेड अगर है तो वो चल सकता है। ठीक है, और देन हमारा फंक्शन जो है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका लैब नंबर मैनुअल नंबर 6 है उसके अंदर हमारे सेमाफोर्स और प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कोड है। ये आपके मैनुअल के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपको PDF की फॉर्म में जो है ना ये प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, देन आपका जो है मैनुअल नंबर 13 उसके अंदर है मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोसेस ऑफ पेजिंग क्या होती है, और लॉजिकल फिजिकल एड्रेस क्या होता है। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने जो है ना ये क्लास में पढ़ा हुआ है। ये आप लोग जो है ना ये इसको एक दफ़ा आप लोग जो है ना यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, और इसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, और मैनुअल नंबर 14 में क्या है, बैंकर्स एल्गोरिदम क्या है, कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके अलावा प्रोग्राम है बैंकर्स एल्गोरिदम का, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो बैंकर्स एल्गोरिदम के बारे में आपको पता है कि एल्गोरिदम हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। बैंकर्स एल्गोरिदम, डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक का भी आपको पता है। बैंकर्स एल्गोरिदम हम लोग क्या होता है और किस लिए यूज़ करते हैं ये भी आपको पता है। अब डाटा स्ट्रक्चर्स बैंकर्स एल्गोरिदम में हम लोग कौन कौन से यूज़ करेंगे, तो डाटा स्ट्रक्चर्स हम लोग ये वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, अवेलेबल, मैक्सिमम, एलोकेशन, नीड, जो हम लोग उसके अंदर जो है ना वो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं उसके एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो अब ये है बैंकर्स एल्गोरिदम का सी प्रोग्राम। मैंने आपको पहले प्रोसेसेस का जो एल्गोरिदम थे, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, उनके भी प्रोग्राम करने को कहा था, वो आप लोगों ने नहीं किए, तो इसलिए ये मैं आपको खुद करवा देती हूँ। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले क्योंकि ये सी प्रोग्राम है तो इन दो चीज़ों का तो आपको पता ही है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले वो क्या ले रहा है, नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस, यानी कि 5 प्रोसेसेस हैं। जैसे हम लोग वो कर रहे थे ना
P0, P1, P2, इस तरह से ये 5 प्रोसेस हैं, यानी कि P4 तक ये हमारे पास प्रोसेस होंगे। देन वो क्या ले रहा है, रिसोर्सेज, ठीक है, 3 रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज से मुराद ये है कि एक आप कह लें कि एक CPU है, दूसरा जो है वो कीबोर्ड है और तीसरा जो है वो माउस है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये 3 रिसोर्सेज हैं जिनके लिए ये प्रोसेसेस आपस में compete कर रहे हैं। ओके अच्छा, तो नेक्स्ट है कि फंक्शन टू फाइंड नीड ऑफ ईच प्रोसेस। तो हम लोग जब भी ये एल्गोरिदम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि सबसे पहला कॉलम जो होता था वो प्रोसेसेस का होता था। देन हमारे पास एलोकेटेड रिसोर्सेज होते थे कि जितने रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हमारे प्रोसेस को। देन होता था अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, और हम लोग फाइंड करते थे नीड, और हम लोग उसके अलावा फाइंड करते थे सेफ सीक्वेंस। तो इस एल्गोरिदम में भी हम लोगों ने नीड को ही कैलकुलेट करना है और सेफ सीक्वेंस को ही कैलकुलेट करना है। तो नीड का जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था वो हम लोगों ने यही देखा था ना कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें से माइनस कर देते हैं हम लोग एलोकेटेड रिसोर्सेज को, ठीक है। कि अगर लेट्स से कि यहाँ पे ए के इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इसको चाहिए 2, 0 और 1, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अवेलेबल में से एलोकेटेड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि प्रोसेस P0 को कितनी ज़रूरत है। यानी कि इसको A का इंस्टेंस चाहिए, 3 में से 2 यानी कि 1 चाहिए, B के हम इसको कोई इंस्टेंस नहीं चाहिए और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका 1 इंस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास नीड आ जाएगी। इसी तरह ये यहाँ पे भी है, अगर आप लोग इसको देखें तो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लूप ली गई है। मतलब यहाँ पे हम लोग प्रोसेसेस की लिस्ट क्रिएट कर लेंगे और रिसोर्सेज की लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीड को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, मैक्सिमम जितने इंस्टेंसेस हैं उनको माइनस कर दिया जाएगा एलोकेटेड में से, ठीक है। यानी कि हर प्रोसेस के लिए फाइंड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पहले प्रोसेस की बात करें तो हमारा प्रोसेस नंबर P0 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, यानी कि प्रोसेस की वैल्यू 0 है, P0 के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है, और रिसोर्स की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। रिसोर्स नंबर भी 0 यानी कि पहले रिसोर्स के लिए चेक किया जा रहा है, तो पहले रिसोर्स की नीड को इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। दोबारा से फिर रिसोर्स नंबर 1 हो जाएगा प्रोसेस नंबर 0 का, फिर ये वाली रिसोर्स नंबर 1 कैलकुलेट होने के बाद फिर रिसोर्स नंबर 2 हो जाएगा और P0 का सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर क्या होगा कि यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। मतलब यहाँ से जे की इंक्रीमेंट होते होते तीनों रिसोर्सेज फाइंड कर लेंगे उसकी नीड, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी और प्रोसेस नंबर 1 के इसी तरह से तीनों रिसोर्सेज की जो है ना वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली जाएंगी, ठीक है। अच्छा ओके अच्छा, उसके बाद है फंक्शन टू फाइंड सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट। अब फंक्शन जो इसके लिए यूज़ किया जा रहा है वो है बूल इज सेफ, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा कि सारे प्रोसेसेस को अनफिनिश कर दिया जाएगा और एक वेरिएबल ले लिया जाएगा सेफ सीक्वेंस। यानी कि जो भी हमारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते जाएंगे ना उनका सीक्वेंस जो है वो इस वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया जाएगा। जैसे हम लोग लास्ट पे सीक्वेंस लिखते हैं ना, P0 पहले एग्जीक्यूट होगा, देन P2, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, P1, फिर P3 और फिर जो है P5, ठीक है। ये वाला सीक्वेंस जो है ये इस वेरिएबल के अंदर, इस सेफ सीक्वेंस वाले वेरिएबल के अंदर सेव होगा, ठीक है। इसलिए ये वाला वेरिएबल लिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, देन उसके बाद क्या है कि रिसोर्सेज की जो है वो एक कॉपी क्रिएट कर ली जाएगी वर्क वाले वेरिएबल के अंदर। जितने भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल उनकी एक कॉपी क्रिएट कर ली जाएगी वर्क वाले वेरिएबल के अंदर, और फिर इसी वर्क वाले वेरिएबल को यूज़ करते हुए जिन प्रोसेसेस को रिसोर्स चाहिए उनको रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए क्या देखा जाएगा
कि इसी से इस वाले फंक्शन से ही हमारा जो है वो सेव सीक्वेंस भी बन जाएगा और इसी वाले फंक्शन से हमें पता चल जाएगा कि किस प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए और उसको रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि प्रोसेस के बारे में चेक किया जाएगा कि वो प्रोसेस फिनिश हो गया कि नहीं। ठीक है, अगर तो वो फिनिश हो जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा, उसको ब्रेक कर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्रोसेस ये जो है ये अगर कंप्लीट हो गया है, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखा जाएगा कि प्रोसेस फिनिश हो गया कि नहीं। ठीक है, अगर तो वो प्रोसेस फिनिश नहीं हुआ, ठीक है, फिनिश पी प्रोसेस यानी कि प्रोसेस पी जो है वो अभी फिनिश नहीं हुआ, तो फिर क्या किया जाएगा, उसके रिसोर्सेज को चेक किया जाएगा। ठीक है, कि उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज को जो अब वर्क के अंदर आपको पता हम लोगों ने अवेलेबल रिसोर्सेज सेव करने हैं, उनकी कॉपी क्रिएट करनी है। तो वर्क वाले वेरिएबल के साथ जो रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है उनको कंपेयर किया जाएगा इस प्रोसेस के वेरिएबल के साथ। अगर तो ये जो है ये आपस में मैच नहीं होंगे, यानी कि वर्क वाले के अंदर रिसोर्सेज थोड़े पड़े हुए हैं और इसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारा फंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो प्रोसेस जो है वो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, उसको अभी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। और अगर जो है उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, ठीक है, तो उसको वर्क वाले जो वेरिएबल्स हैं उन वर्क के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो इसको एलोकेट कर दिए जाएंगे इस प्रोसेस को। ठीक है, और जब ये प्रोसेस अपनी फंक्शनैलिटी पूरी कर लेगा तो सेव सीक्वेंस के अंदर इस प्रोसेस को ऐड कर लिया जाएगा और उसके बाद इस प्रोसेस की फिनिश स्टेट जो है वो 1 कर दी जाएगी, यानी कि ये प्रोसेस फिनिश हो गया। ठीक है, अच्छा, इफ वी कुड नॉट फाइंड अ प्रोसेस इन फाइंड अ नेक्स्ट प्रोसेस इन सेव सीक्वेंस, अगर हमें सेव सीक्वेंस में कोई प्रोसेस नहीं मिलता है, मतलब कोई एक प्रोसेस जो है वो रह गया है जिसकी सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए, उसके बावजूद उस एक प्रोसेस की जो है वो फिनिश वाली स्टेट जो है वो 0 ही है, तो उस प्रोसेस की वजह से हम लोग ये वाला से जो है ना सी आउट फंक्शन जो है यानी कि फाउंड के अंदर कोई वैल्यू जो है ना वो फॉल्स पड़ी हुई है, यानी कि कोई एक प्रोसेस ऐसा है जिसको रिसोर्सेज एलोकेट उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं हुए, वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो वो प्रोसेस जो है हमारा फिर वेटिंग लिस्ट में ही पड़ा रहेगा। जब इन फ्यूचर उसको रिसोर्सेज मिलेंगे तब भी वो एग्जीक्यूट होगा, तो उस सूरत में ये वाला हमारा जो मैसेज है ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हमारा ये वाला मैसेज जनरेट होगा कि सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट, और उसके बाद ही हमारा मेन का फंक्शन है जिसके अंदर इन सारे चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कि प्रोसेसेस ये देखें 0 से लेके 4 तक, और रिसोर्सेज पहले के A के 3 हैं, दूसरे के 3 हैं और C के भी 2 हैं। ठीक है, इसी तरह ये मैक्सिमम जो है ना रिसोर्सेज और ये इसके बाद अवेलेबल रिसोर्सेज की लिस्ट है। ठीक है।